हेलो स्टूडेंट्स। कई दिनों से हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट ये परेशान थे ये सोच के कि जो भी वो टेलीस्कोप और स्पेस क्राफ्ट के थ्रू स्टडी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वो कई महीने से ठीक से कॉस्मिक बॉडीज, स्टार्स और सैटेलाइट्स के स्टडीज ठीक से नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन का यानी अब इस प्रॉब्लम का पता चल चुका है। इसका मेन कारण कुछ और नहीं बल्कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किए गए स्टारलिंक सैटेलाइट से है। जी हाँ, ये न्यूज रिसेंटली आ रही है कि जो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा स्टार लिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं वो इतना ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और उसमें से इतनी ज्यादा रेडिएशन लीक आउट हो रही है कि उसने आसपास के सभी ऑब्जर्वेटरीज और सैटेलाइट्स की जो इमेजेस हैं उसको ब्लर कर दिया है, यानी धुंधला कर दिया है। आइए इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। स्टारलिंक स्टारलिंक सैटेलाइट्स रेडिएशन ये काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स इसको लेके परेशान हैं। अगर कोई भी कंट्री सैटेलाइट के थ्रू डेवलपमेंट करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि उस डेवलपमेंट से किसी दूसरी कंट्री को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हुआ। स्टारलिंक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए स्पेसएक्स को द्वारा, उसके अंदर में जो लीकेज हुई है वो इतनी ज्यादा है कि वो स्टडी ही नहीं कर पा रहे हैं आसपास की कॉस्मिक बॉडीज को। मेन कारण इसके पीछे है नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स और लीकेज, यानी जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी लीकेज हुई है जिसकी वजह से ये इंटरफेरेंस में आ गया है और दूसरे जो एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजी या सॉरी जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं इस इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज देखते हैं। हाउ स्टारलिंक सैटेलाइट्स आर ब्लाइंडिंग एस्ट्रोनॉमर्स। एक्सपर्ट्स की अगर माने, एक्सपर्ट सेज दैट दीज डेवलपमेंट सिग्नल द नीड फॉर रेगुलेशन। ये जो अभी ये सारा केस हुआ है इसमें एक जरूरत महसूस हुई है रेगुलेशन की फॉर सैटेलाइट ऑपरेशंस। सैटेलाइट को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, कौन कंपनी किस कंट्री से कितने बजे किस तरह का सैटेलाइट और क्यों सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, इसके बारे में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को, स्पेशली जो इस एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, उनको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को पता होना चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकें। For satellite operators, just like there exists regulation for radio pollution from ground-based electronic sources like cell phone towers. जिस तरीके से सेल फोन टावर्स को कंट्रोल किया जाता है, आप जानते होंगे कि कुछ साल पहले तक हमारे इंडिया में इतने ज्यादा सैटेलाइट टावर्स थे जिनकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती थी और हमारे जो कम्युनिकेशन लिंक है, यानी कि आपने अगर किसी को फोन डायल किया है, फोन किया है, तो उसमें बहुत ही जल्दी वो कटने के चांसेस होते थे, यानी वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। और उसका मेन कारण था एक लेवल से ज्यादा रेडियो टावर्स का होना या एक लेवल से ज्यादा मोबाइल टावर्स का होना। धीरे धीरे ये जो सारा केस है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंपनीज को, स्पेशली एयरटेल, रिलायंस और इन सब कंपनीज को ये अलर्ट किया कि अगर आपने अपने टावर्स को कम नहीं किया तो हो सकता है कि उनके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाए। एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आज ये कंपनीज एक लिमिटेड नंबर के अंदर में मोबाइल टावर्स रखती हैं और उसी के थ्रू अपने कम्युनिकेशन लिंक्स को बनाती है। तो जिस तरीके से ये रेडिएशंस के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है हमारे सेल फोन कंपनीज के साथ, वैसे ही कुछ रेगुलेशन हमारे स्टारलिंक जैसे कंपनीज और जो स्पेस एक्स जैसी कंपनीज हैं या इस तरह के जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उसके साथ भी होना चाहिए, ताकि आपकी डेवलपमेंट के चक्कर में किसी दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्री को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। द राइजिंग इशू
A recent study in astronomy and astrophysics revealed that Elon Musk Starlink satellite, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स के अंदर में बहुत सारी सब छोटी छोटी कंपनीज हैं। उन छोटी कंपनीज में से एक कंपनी स्टारलिंक कंपनी भी है, और वो स्टारलिंक नाम के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो ये स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे वर्ल्ड में यानी ग्लोबली एक बहुत ही फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए उतने ही ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो अभी तक 6300 सैटेलाइट्स लॉन्च भी किए जा चुके हैं। प्लस में स्पेसएक्स के अकॉर्डिंगली लगभग 10,000 और सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे टू कवर एंटायर ग्लोब। बट क्या इस कंपनी की डेवलपमेंट के लिए दूसरे लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या हम ये किसी की हेल्थ की कॉस्ट पे करेंगे, या फिर एस्ट्रोनॉमी और जो जितने भी पैसा खर्च किया गया है दूसरी कंपनीज और कंट्रीज द्वारा, क्या उन कंपनीज और कंट्रीज को नुकसान नहीं होगा? डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली के साथ साथ उनको यह भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो डेटा उनको आज तक मिल रहे थे उनकी स्टडीज में भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। एमिट अनइंटेंडेड रेडियो वेव्स सिग्निफिकेंटली इंटरफेरिंग का मतलब है जब हमारी एक रेडिएशन, एक वेव दूसरी वेव्स के साथ में आ जाती है। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट वेव चल रही थी उसके साथ इंटरफेरेंस होने की वजह से सिग्नल हमारे डिसरप्ट हो जाते हैं, और उसमें इंटरफेरेंस होने की वजह से डिसकनेक्शन भी हो सकता है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग साइंटिस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, डेफिनेटली यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी एजेंसीज ने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और बड़े बड़े टेलीस्कोप को डेवलप किया है। इंडिया भी इसमें काफी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते रहे और उनमें से लीकेज होती रही, मेन प्रॉब्लम यहां पे लीकेज का है कि अगर आप सैटेलाइट लॉन्च भी कर रहे हैं तो इतने रेगुलेशंस के साथ कीजिए या इतनी सेफ्टी के साथ कीजिए कि किसी दूसरे सैटेलाइट का जो इंटरफेरेंस है उसे बचाया जा सके। रिसर्च बाय एस्ट्रोन, एस्ट्रोन एक एजेंसी है, एक कोलैबोरेशन है बहुत सारी कंट्रीज का, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ स्टडी करते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है इन सैटेलाइट्स का हमारे ऊपर और दूसरे सैटेलाइट्स के ऊपर। तो इन्होंने एक रिसर्च की है, एस्ट्रोन ने फाउंड दैट सेकेंड जनरेशन स्टारलिंक सैटेलाइट्स, यानी इनके जनरेशन वाइज इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। फर्स्ट जनरेशन काफी पहले लॉन्च किए जा चुके हैं, पिछले साल लॉन्च किए जा चुके हैं। सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स अब लॉन्च किए जा रहे हैं, और उसमें अगर इस तरह की लीकेज होगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। एमिट रेडियो वेव्स अप टू 32 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर मॉडल्स अक्रॉस वाइडर फ्रीक्वेंसी। स्पेसएक्स की ये कंपनी पूरे वर्ल्ड को एक साथ कवर करने के लिए प्लस में फास्ट स्पीड इंटरनेट यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स यूज कर रही है, जो कि लगभग 32 टाइम्स है जो हमारे पुराने जो सैटेलाइट लॉन्च किए उसके कंपैरेटिवली। डेफिनेटली इससे डैमेज भी उतना ही ज्यादा होगा। अनइंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको शॉर्ट में हम यूईएमआर बोलते हैं, refers to the unintended emission of electromagnetic signal, यानी ये डिजायर्ड सिग्नल्स नहीं है जो हम चाहते थे, ये एक लीकेज की वजह से पैदा हुए कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, लेकिन वो दूसरे सिग्नल्स को डिसरप्ट करते हैं जो कि सैटेलाइट्स में निकल रहे हैं, स्पेशली स्टारलिंक। These radiation span varies frequency band, often overlapping with those used in the radio astronomy, causing significant interference. तो जो भी रेडियो एस्ट्रोनॉमी में सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं इनके अलावा उनके साथ में डिस्टरबेंस और डिस्ट्रप्शन हो रहा है। अनइंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन obscure faint celestial signals, complicating साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा कलेक्शन। यानी जो हम अगर सपोज कीजिए किसी सेलेस्टियल बॉडी को पढ़ना चाहते हैं तो वहां से बहुत ही वीक सिग्नल्स हम तक पहुंचते हैं, उसको फिर अर्थ पे मल्टीपल टाइम्स उसको एम्पलीफाई करने के बाद हम स्टडी कर पाते हैं। तो जो सिग्नल पहले से ही बहुत वीक हम अर्थ तक पहुंच रहे हैं, उन सिग्नल्स के साथ भी अगर इंटरफेरेंस हो गया
तो फिर हम उसकी स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स और दूसरे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो परेशान है कि क्या फ्यूचर में हम इस तरह के सैटेलाइट्स की वजह से क्या अपनी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, निसेसिटेटिंग रेगुलेटरी मेजर्स। डेफिनेटली इसके लिए कोई रेगुलेटरी मेजर्स चाहिए, अदरवाइज हम हो सकता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ जाए। एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू मिटिगेट इट्स इंपैक्ट ऑन द रिसर्च। डेफिनेटली जो हमने इतना पैसा खर्च किया है और इतना टाइम और इतनी नॉलेज को यूज किया है वो सब बेकार हो सकता है अगर इस तरीके की लीकेज होती रही स्टारलिंक सैटेलाइट से। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट जो ग्लोबली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। डेवलप किया गया था स्पेसएक्स द्वारा इन 2019, एम्ड एट प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ग्लोबली एंड पर्टिकुलरली इन द अनडिजर्व्ड एंड रिमोट एरियाज। यानी इनका टारगेट था कि वो एरिया भी हम इसको कवर कर ले जो अभी तक अनकवर्ड है, जो आपका कोई भी जहां तक इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंचा है वहां तक और रिमोट एरियाज तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जाए। इंटेंशन बेशक आपकी सही नहीं है, सॉरी, इंटेंशन सपोज कीजिए अगर आपकी सही भी है तो इस केस में अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। The initiative leverages a network of low Earth orbit satellite to deliver broadband services. अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंगली 27,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। दरअसल अर्थ के चारों तरफ तीन तरह की ऑर्बिट्स होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 2000 किलोमीटर के आसपास तक की होती है। सेकंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि 10,000 किलोमीटर के आसपास की होती है। और थर्ड है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर पे होती है। डेफिनेटली एलईओ में सैटेलाइट लॉन्च करना आसान होता है। इसकी वजह से टोटल जो 27 से ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं उसमें से 60-70% सैटेलाइट्स हमारे एलईओ ऑर्बिट में ही है जो कि 2000 किलोमीटर से कम की ऑर्बिट में है। इसके सैटेलाइट्स, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स भी ज्यादातर इसी ऑर्बिट में लॉन्च किए गए हैं जिसकी वजह से कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसके अंदर इंटरफेरेंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और स्पेस डेब्रिज बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एट प्रेजेंट द स्टारलिंक कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ अराउंड 6,300 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, यानी टोटल 27,000 जो सैटेलाइट्स है उसमें से काफी सारे सैटेलाइट्स तो 6,300 सैटेलाइट्स तो सिर्फ स्टारलिंक ने ही लॉन्च किए, सर्कलिंग द प्लैनेट एट द हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर ऑर्बिट में इन्होंने लॉन्च किया है, यानी 2000 से कम वाली एलईओ ऑर्बिट में। These satellites provide high speed internet access to the location that would not otherwise have it. Definitely ये चाहते हैं कि उस एरिया को भी कवर कर लिया जाए, बट किस कोस्ट पे। Additionally, they produce unintended electromagnetic radiation. ये एक बहुत ज्यादा ही एक लिमिट से, क्रिटिकल लिमिट इसको हम जनरली बोलते हैं, यानी उस लिमिट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब हम यूज करते हैं तब ये लीकेज होना एक आम बात है। बट इन्होंने इसके बारे में पूरा फोकस होकर स्टडी नहीं किया जिसकी वजह से 6,300 सैटेलाइट से कॉन्टिन्यूअसली एक लीकेज हो रही है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसको हम रेडियो नॉइस भी बोल सकते हैं। रेडियो नॉइस का मतलब है, नॉइस का यहां पे कहने का मतलब है डिसरप्शन से। द जॉब ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमर हु स्टडी द स्काई फ्रॉम अर्थ इज हैम्पर्ड बाय दिस। डेफिनेटली जो स्टडी की जाती है या तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू की जाती है या फिर उसमें मेनली ऑप्टिकल वेव्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी रेडिएशंस को यूज किया जाता है, एक्सरेज को यूज किया जाता है, इंफ्रारेड को यूज किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो वेव्स यूज की जाती हैं वो या तो रेडियो वेव्स होती हैं या फिर ऑप्टिकल वेव्स होती हैं। और ये दोनों ही वेव्स इस लीकेज से इंटरफेरेंस कर सकती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो इसका ग्लोबल कवरेज है, ऑफर इंटरनेट टू ग्लोब, स्पेशली रूरल एरिया में और रिमोट एरिया में वेयर ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग।
सेकंड, अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, यानी हमने लो अर्थ ऑर्बिट में इसके ज्यादातर सैटेलाइट 340 से लेकर 1200 किलोमीटर की रेंज तक इसको लॉन्च की है, which help reduce latency compared to the traditional satellite internet. डेफिनेटली सैटेलाइट जितना अर्थ के पास में होगा उतना ही फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि जितना पास में होगा उसका कवरेज एरिया भी उतना कम होता है। लेकिन सैटेलाइट अगर जितना दूर होगा उसका कवरेज एरिया ज्यादा होता है, ग्लोब का ज्यादातर पार्ट वो कवर कर पाते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हमें कम चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें हम इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट करना कंपैरेटिवली जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट से आसान और थोड़ा पैसा इसमें कम भी लगता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज और कंपनीज चाहती है कि वो अपने सैटेलाइट को एलईओ में भेजें। बट एलईओ में इतने नंबर के सैटेलाइट अगर बढ़ते चले जाएंगे तो स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट रेट से कास्केडिंग इफेक्ट्स की वजह से बढ़ती चली जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, यूजर कैन एक्सपेक्ट स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 50 to 150 megabits per second with low latency of just 20 to 40 millisecond। लेटेंसी का मतलब है कि जब इंफॉर्मेशन किसी सैटेलाइट से चलती है और आप तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। यानी वो डिले थोड़ी बहुत डेफिनेटली डिले होगी, क्योंकि उसको चलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अंदर में डिले भी बहुत कम कर दिया गया, ऑब्वियसली हमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करी है तो इसके अंदर लेटेंसी भी कम होगी। मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। और कुछ ऐसी एक्टिविटी जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो हमें कंटिन्यूअस स्पीड चाहिए होता है, वो भी फास्ट। गेमिंग जैसी जो एक्टिविटीज है या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है ऑनलाइन, डेफिनेटली उसके अंदर में बहुत ज्यादा डेटा को एक्सेस करना पड़ता है पर सेकंड के बेसिस पे, तो उसमें यह काफी कारगर साबित होगा। Blinded by light, the study of celestial object at radio frequency is known as radio astronomy। रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जब हम किसी पार ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमिक। रेडियो टेलीस्कोप आर मेड टू डिटेक्ट रेडियो वेव्स, यानी अर्थ पे हम लगाते हैं रेडियो टेलीस्कोप्स, और जो हमारे सैटेलाइट्स वहां पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद सैटेलाइट्स रेडियो वेव्स अर्थ पे भेजती है और हमारे टेलीस्कोप उसको स्टडी करते हैं, विच हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज देन विजिबल लाइट दैट आर रिलीज्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का मतलब है सैटेलाइट। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑप्टिकल टेलीस्कोप, अगर उसके कंपेयर में ऑप्टिकल टेलीस्कोप देखें तो डेफिनेटली ये विजुअल फ्रीक्वेंसीज पे काम करेगा, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, विच आर मेड टू डिटेक्ट विजिबल लाइट। यानी अगर हम कोई ऐसी सेलेस्टियल बॉडी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं जिससे खुद एक लाइट एमिट हो रही, जैसे कि स्टार्स, या फिर हम बात कर सकते हैं मून जो कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजता है, तो उस लाइट के बेसिस पे हम मून या स्टार या किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी जो कि लाइट एमिट कर रही है उसको स्टडी करते हैं थ्रू ऑप्टिकल टेलीस्कोप। हाउएवर रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो कॉज ब्लाइंडनेस। तो जो हमारी ऑप्टिकल है डेफिनेटली उससे तो पहले भी होता था, लेकिन रेडियो से रेडियो वेव्स को अगर हम ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे यूज करेंगे तो ये दूसरी रेडियो वेव्स को वीक कर देगा, इंटरफेरेंस कर देगा या फिर डिसरप्ट कर देगा। बेसिकली दिस एक्सप्लेन्स व्हाई रेडियो नॉइस इज एन इशू। रेडियो नॉइस हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, यानी जितने ज्यादा हम टेलीस्कोप, जितने ज्यादा हम सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करते रहेंगे उतनी ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ती चली जाएंगी और इसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे भी डायरेक्ट पड़ता है। प्लस में एस्ट्रोनॉमी और इस तरह की स्टडीज पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नीड क्या है रेगुलेशन की? ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। दिस रिसर्च पॉइंट टू द अर्जेंट नीड फॉर द स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन सैटेलाइट अनइंटेंडेड रेडिएशंस टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी एस्ट्रोनॉमर्स, जो भी हम टेलीस्कोप, जो भी सैटेलाइट अपनी स्टडीज के लिए कर रहे हैं उनको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। डेफिनेटली इसके लिए हमें एक स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस चाहिए। क्रिएशन ऑफ रेडियो नॉइस की अगर हम बात करें, स्टारलिंक सैटेलाइट एमिट रेडियो नॉइस
या फिर आप बोल सकते हैं अनइंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच कैन इंटरफेयर विद द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम कर रहा है। Interference with the radio astronomy, UEMR, impedes the work of radio astronomer, affecting their ability to detect weak signals from the celestial body। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ बॉडीज ऐसी हैं जहां से बहुत ही वीक सिग्नल हम स्टडी कर रहे हैं, वीक सिग्नल को मल्टीपल टाइम एम्पलीफाई करके उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वीक सिग्नल का ज्यादा चांस है इंटरफेरेंस करने का, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, और जो ये सैटेलाइट स्टारलिंक द्वारा भेजे गए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि इनके अंदर में इंटरफेरेंस भी बढ़ जाए। फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट की बात करें, रेगुलेशन इज नेसेसरी टू मैनेज फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड प्रिवेंट ओवरलैप विद द क्रिटिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। आप जानते होंगे इंडिया में जो BSNL, MTNL और जितने भी हमारे ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो बैंड को खरीदते हैं, जिस बैंड को गवर्नमेंट द्वारा BSNL के थ्रू इन सभी को बांटा जाता है। अब इन सभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सभी को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है, उस फ्रीक्वेंसी के अलावा वो दूसरी फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से कुछ पर्टिकुलर ISPs जो हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और कुछ ISPs हैं जो उसके कंपैरेटिवली इंफीरियर सर्विस दे रहे हैं। रीजन साफ है, जो हमें इंफीरियर सर्विसेज दे रहा है उसके पास लो बैंड पहुंचा है, और जो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके पास हाई बैंड पहुंचा है। ये सब एक ऑक्शन के थ्रू किया जाता है, जिसमें कंपनीज अपने अपने अप्लाई करती हैं इन बैंड्स को खरीदने के लिए, और ऑक्शन के द्वारा उनको ये अलॉट किया जाता है, जिसमें BSNL एक मेन रोल प्ले करता है। ऐसा ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सैटेलाइट के लिए भी होना चाहिए कि अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर कंट्री को एक बैंड फिक्स कर देना चाहिए कि इस बैंड के अलावा आप दूसरे बैंड्स को यूज नहीं करेंगे, और अगर आप इस बैंड के अलावा कुछ यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वहां से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को सेट कर सके। इंपैक्ट ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डेफिनेटली इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च इंपैक्ट हो रही है। डिसरप्शन फ्रॉम सैटेलाइट सिग्नल कैन कॉम्प्रोमाइज डेटा क्वालिटी, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के डेटा नहीं मिल पाएंगे, लीडिंग टू एन इनएक्यूरेट साइंटिफिक फाइंडिंग, जो भी हम आज तक फाइंडिंग कर पाए हैं वो आगे फ्यूचर में शायद नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ कंटिन्यू रहा तो। इंक्रीज सैटेलाइट कंजेशन, द प्रोलिफरेशन ऑफ सैटेलाइट रेज रिस्क ऑफ कोलिजन, डेफिनेटली बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे तो कोलिजन का रिस्क भी बढ़ सकता है, स्पेस डेब्रिस भी हमारा बढ़ सकता है, necessitating regulatory measures for safe operation। इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें तो ग्लोबल कॉपरेशन इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस दैट प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस द बॉर्डर। तो अक्रॉस बॉर्डर जितनी भी इस तरह की ऑब्जर्वेशंस और इस तरह की जो स्टडीज चल रही हैं, और इस तरह की जो कंपनीज स्टार लिंक जैसे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है, उसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशंस होना चाहिए, और इसके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो रेगुलेटरी मेजर्स लाया जाए, स्पेशली एमिशन के स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाए कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं तो A ग्रेड, इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं तो B ग्रेड, ताकि कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो उसके हिसाब से डिसाइड कर सके, उसको पता रहे कि किस तरह की रेडिएशंस उसको मिलेंगी अगर वो इस सर्विस को यूज करता है तो। Establish strict emission limit for satellite and other device or minimize UEMR in frequency used by the radio astronomy। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन। डेफिनेटली एक कंपनी को, एक कंट्री को दूसरी कंपनी और कंट्री से लिंक करके सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहिए ताकि डिसीजंस लिए जा सके। इंप्लीमेंट कोऑर्डिनेटेड फ्रीक्वेंसी एलोकेशन अमंग सैटेलाइट ऑपरेटर्स एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एंड द इंटरफेरेंस। डेफिनेटली जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, अगर दो कंट्रीज ने एक ही जैसे सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं तो चांसेस है कि उसके अंदर में इंटरफेरेंस ज्यादा होगा। जैसा कि हमारे एरोप्लेन में बैठने के बाद हमें पायलट बोलते हैं अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ऑफ करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि जो सिग्नल आप रिसीव कर रहे हैं और जो सिग्नल पायलट रिसीव कर रहा है, अगर उनके अंदर इंटरफेरेंस हुआ तो पायलट को एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और प्लेन क्रैश भी कर सकता है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए। रिक्वायर ऑपरेटर टू ऑब्टेन लाइसेंस दैट मैंडेटेड कंप्लायंस with the UEMR reduction technology and practice before launching satellites।
अगर आपको कोई भी किसी कंपनी को ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कराने हैं तो और या फिर करने हैं तो डेफिनेटली उसको एक लाइसेंस सिस्टम से पास होना पड़ेगा। उसके लिए वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप ये सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें तो एडवांस फिल्टरिंग टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, यानी हमारे सैटेलाइट्स के अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो इस तरह की जो डिसरप्शंस हैं उसको पहले से ही रोक सके। इंप्लीमेंट सोफिस्टिकेटेड फिल्टर इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम टू सेलेक्टिवली ब्लॉक अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, यानी अगर स्टारलिंक के कोई सैटेलाइट्स हैं और हमारे अगर सैटेलाइट्स है तो हमारे सैटेलाइट के अंदर में ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो स्टारलिंक से निकलने वाली अनइंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसको पहले ही ब्लॉक कर दे। मिनिमाइजिंग यूईएमआर एमिशन, इंप्रूव्ड सैटेलाइट डिजाइनिंग, सैटेलाइट की डिजाइनिंग को इस तरीके से करना पड़ेगा कि उसके अंदर में लॉसेस कम से कम हो, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होती है उसको इससे थ्रू रोका जा सके। डायरेक्शनल एंटीनास होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सैटेलाइट है वो 360 डिग्री एमिशंस कर रहा है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया कवर करना है तो सैटेलाइट से निकलने वाली जो रेडिएशंस या जो वेव्स हैं वो एक यूनि डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी के साथ इंटरफेरेंस ना हो सके। यूज हाईली डायरेक्शनल एंटीनास दैट फोकस सिग्नल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ यूएमआर एंड एनहांसिंग कम्युनिकेशन लिंक, यानी उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अर्थ पे माउंटेड है सिर्फ वहीं तक सिग्नल जाए, किसी और टेक्नोलॉजी किसी और एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप सैटेलाइट से वो लिंक ना करे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय द स्टारलिंक क्रिएशन ऑफ रेडियो नॉइस और अनइंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, evaluate potential regulatory measures and technological solution to mitigate this interference while balancing the need for global internet access with the integrity of the scientific research। इस क्वेश्चन को इससे टॉपिक से रिलेट करके इससे लिंक करके आप 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए कि आप इसके बारे में क्या लिख पाते हैं। आप चाहें तो और भी डेटा इसके अंदर में ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले जो भी रिसर्चेस होंगे उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।